जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग प्रियांशु कुमारी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, हम लोग पिछली क्लास में क्या चीज फिनिश किए थे? हम लोग पिछली क्लास में शायद एडजेक्टिव को फिनिश किए थे। यही कहानी चल रही थी ना, एडजेक्टिव वाली कहानी चल रही थी। पिछली क्लास में हमारी एडजेक्टिव की कहानी चल रही थी क्या? सारे बच्चे जल्दी लाइव आइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आइए बच्चे। तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कन्नू गुप्ता गुड मॉर्निंग, प्रिया भारती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबको। अब हम लोग आज एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक है। पहले बताइए, सबको मेरी आवाज जा रही है? क्या सबको मेरी आवाज जा रही है? मॉर्निंग रानी कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम क्या बताया गया था? उस टॉपिक का नाम हमें बताया गया है, उस टॉपिक का नाम हमें क्या बताया गया है बालक? हम बोलेंगे इसका नाम है वर्ब एडवांस। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है बच्चे? तो हम बोलेंगे इस टॉपिक का नाम है वर्ब एडवांस। ठीक है, चलिए, आज हम लोग इस कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चे? वर्ब एडवांस। ठीक है, वर्ब अब एडवांस कैसे होता है? वर्ब एडवांस कैसे होता है, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वर्ब एडवांस से पहले, इस वर्ब एडवांस से पहले हम इसके पहलू को देखेंगे। कहां से? इसके पहलू को हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, इस वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडवांस तो हम बाद में इसे बनाएंगे, पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चे? इस वर्ब से स्टार्ट करेंगे कि ये वर्ब होता क्या है, ये वर्ब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली कहानी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्ब होता क्या है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे बच्चे, तब हम लोगों ने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे डेफिनेशंस बनाने का काम किया था। उसमें हम लोगों ने वर्ब के बारे में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था जल्दी बताइए? अगर आप लोग बढ़िया से रिवीजन किए होंगे तो पहली क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानियों को हल्का हल्का पढ़ा था, छोटा छोटा हम लोगों ने डेफिनेशन बनाने का काम किया था। उसमें मैंने वर्ब के बारे में क्या बताया था, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। हम्म, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वर्ब के बारे में हम लोगों ने यह सीखा था कि वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है। क्या करता है बच्चे? यह एक एक्शन वर्ड होता है। समझ में आई बात? जो हमारा वर्ब होता है वो कौन सा वर्ड होता है? तो हम बोलेंगे एक्शन वर्ड होता है। अब इस एक्शन को दिखाने के लिए हम अलग अलग तरीके का चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने से यहाँ पर क्या चीज कर सकते हैं बच्चे?
एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का चुनाव कर सकते हैं। वर्ब के पहले फॉर्म, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, उसके बाद वर्ब के साथ, वर्ब वन के साथ हम लोग कहीं पर एस या ईएस जोड़ते हैं। फिर हम लोग वर्ब वन के साथ, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम लोग कहीं कहीं पर आईएनजी जोड़ते हुए नजर आते हैं। और इन सारे से हम लोग क्या दिखाने का काम करते हैं? एक्शन दिखाने का काम करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या दिखाने का काम करते हैं बच्चे? इससे हम लोग क्या दिखाने का काम करते हैं? इससे हम लोग क्या दिखाने का काम करते हैं बच्चे? इससे हम लोग एक्शन दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो हम एक्शन दिखाने का काम करते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं। फिर वर्ब के साथ हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? आईएनजी जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूं, इसी का मैं अगर आपके सामने क्या लूं बच्चे, एग्जाम्पल लेने का कोशिश करूं, तो मैं आपके सामने क्या लिख सकता हूं? मैं आपके सामने क्या लिख सकता हूं बच्चे? सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अगर मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लूं, तो आप बोलिएगा कि दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अगर मैं आपके सामने तीसरा एग्जांपल लिखूं, तो आप बोल सकते हैं दे सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पर क्या चीज चल रहा है? यहाँ पर गाना गाने का जो है एक्शन चल रहा है। यहाँ पर क्या चीज का एक्शन चल रहा है बच्चे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर गाना गाने का एक्शन चल रहा है। ये रहा वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसी वर्ब के साथ हम लोगों ने यहाँ पर एस और ईएस जोड़ा है, और यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। तो ये जितने भी हमारे टाइप हैं वो वर्ब के हैं, और ये क्या दिखाने का काम करते हैं? वो एक्शन दिखाने का काम करते हैं। तो पहली कैटेगरी हम लोगों ने वर्ब की समझी, वर्ब के डेफिनेशन को समझा कि वर्ब होता क्या है बच्चे। तो हम बोलेंगे कि वर्ब होता है हमारा एक्शन वर्ड। क्या होता है बच्चे? एक्शन वर्ड। और इस एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का चुनाव करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ब के पहले फॉर्म को हम लोग चुनते हैं, वर्ब के दूसरे फॉर्म को, वर्ब के तीसरे फॉर्म को, फिर वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम लोग कहीं कहीं पर एस और ईएस जोड़कर एक्शन दिखाते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर क्या दिखाते हैं? हम लोग एक्शन दिखाते हैं। अब चलते हैं हम लोग वर्ब के दूसरे कैटेगरी पर। ठीक है, अगर हम इस वर्ब के दूसरी कैटेगरी को देखें, अगर हम इस वर्ब के दूसरी कैटेगरी को देखें, तो इसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा जाता है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझना चाहें, अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझना चाहें, तो किसी किसी एक्शन को करने में, कभी कभी कोई कोई एक्शन को करने में हमें किसी दूसरे चीज की क्या लेनी पड़ती है? मदद लेनी पड़ती है। कभी कभी किसी एक्शन को करने में, ठीक है, उस एक्शन को करने में, उसे टेंस बनाने में हमें किसी किसी वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि हमें किसी किसी एक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, उस एक्शन को टेंस में बनाने के लिए हमें कभी किसी दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसे किसकी जरूरत होती है? ये किससे मदद मांगता है? ये जो हमारा कोई एक्शन करने वाला वर्ड है, वो किससे मदद मांगता है? तो हम बोलेंगे ऐसे वर्ब को कहते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या कहते हैं बच्चे? हम बोलेंगे इसको कहा जाता है प्राइमरी वर्ब। ठीक है, अब ये प्राइमरी वर्ब होते कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी वर्ब होते हैं हमारे बी, डू और हैव। ठीक है, ये तीन ऐसे वर्ब हैं, ये तीन ऐसे वर्ब हैं बच्चे, जो कौन से वर्ब होते हैं? प्राइमरी वर्ब होते हैं। और इन्हीं तीनों वर्ब की मदद से, इन्हीं तीनों वर्ब की मदद से कोई एक्शन क्या करता है? कोई एक्शन करवाने में हम लोग उसका क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, किसी एक्शन को करवाने में हम उसका क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूं बच्चे, अगर मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने बोल सकता हूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आपको यहां पर एक बात का पता चल रहा होगा कि यहां पर एक्शन किस चीज का हो रहा है। तो आप बोलिएगा कि यहां पर एक्शन लिखने का हो रहा है। राइट के साथ हमने आईएनजी जोड़ा, वो किसके कारण जोड़ा है? इस इज के कारण। ये इज जो है वो इसे मदद कर रहा है क्या चीज बनाने में? टेंस बनाने में। कौन सा टेंस बनाने में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में।
इज एम आर वॉज वेयर, अगर यहाँ पर वॉज या वेयर हम लिखते हैं तो ये क्या चीज बनाता, पास्ट टेंस बनाता। तो हमें यहाँ से पता चला कि किसी एक्शन को किसी टेंस में डिनोट करने के लिए हमें किसी किसी वर्ब की जरूरत पड़ती है, हमें कहीं ना कहीं किसी वर्ब की जरूरत पड़ती है। और ये जो वर्ब होते हैं वो कौन से वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसमें हम लोग प्राइमरी वर्ब का चुनाव करते हैं जो बी, डू और हैव के कैटेगरी से आता है। ये जो इज, एम आर और वॉज और वेयर होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, ये बी के कैटेगरी के होते हैं। बी से निकलकर कौन आता है, इज, एम आर, वॉज और वेयर आता है। अगर मैं आपके सामने एक दूसरा सेंटेंस लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आपके सामने क्या चीज, करण हैज, करण हैज गिवन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास समझ में आ रहा है कि एक्शन किस चीज का हो रहा है, यहाँ पर वर्ब के तीसरे फॉर्म का हम लोगों ने यूज किया है, इस चीज का एक्शन हो रहा है। और ये जो बना है वो किसके कारण बना है, इसको मदद किसने किया है, तो इस हैज ने मदद किया है इस गिवन को बनाने में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में इसे मदद किसने किया है, हैज ने मदद किया है। और ये जो हैज है वो किस कैटेगरी से आता है, तो हैव की कैटेगरी से आता है। किसकी कैटेगरी से आता है बच्चे, हैव की कैटेगरी से आता है। बैकग्राउंड ब्लैक लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, विजिबल नहीं है क्या, ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं या मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ये बताओ। लाइट तो सारी वैसे के वैसे ही है जो लाइट सब दिन जलता था। मैं विजिबल नहीं हूँ या फिर लिखना जो लिख रहा हूँ वो चीज विजिबल नहीं है। चलिए बच्चा, दिख तो रहा है। चलिए, हम लोगों ने अभी तक वर्ब के दो कैटेगरी को समझा, पहला एक्शन वर्ड, एक्शन किस तरीके से दिखाया जाता है, और दूसरा इसी एक्शन को कभी कभी दिखाने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ब की भी जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने किसकी मदद को लिया, हम लोगों ने प्राइमरी वर्ब को लिया, चुना। और ये जो प्राइमरी वर्ब है वो कौन कौन से होते हैं, ये होता है बी, होता है डू, होता है और हैव की कैटेगरी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बी, डू और हैव की कैटेगरी से निकालते हैं, ठीक है। हम ब्लैक दिख रहे होंगे, मेरा कलर ही ऐसा है बच्चा, तो क्या कर सकते हो, मेरा कलर ही ऐसा है, हम गोरे थोड़ी हो सकते हैं। चलिए अब हम इसे आगे की ओर लेकर चलते हैं और इस अगली कैटेगरी का नाम है, हम वर्ब के तीसरी कैटेगरी की ओर चल रहे हैं और इस तीसरी कैटेगरी का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और कहीं कहीं पर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा मॉडल ऑक्सिलरीज करके, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज करके आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरी कहानी पर चल रहे हैं, किसके, वर्ब के तीसरी कहानी पर हम लोग पहुंचे हैं जिसका नाम क्या है, मॉडल वर्ब्स, जिसे आप लोगों ने कहीं कहीं क्या नाम से सुना होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज नाम से सुना होगा। अब ये क्या होते हैं, तो ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं इसका, तो मैं आपके सामने अगर इसका एग्जांपल लिखूं बच्चे, तो मैं आपके सामने लिख सकता हूं कि सी आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं आपके सामने लिखूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और तीसरा मैं आपके सामने लिखूं, तो आई मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। इसको द बना लीजिए।
ठीक है, आपके सामने 3 सवाल लिखे हुए हैं, इन 3 सवाल को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हमारे मूड को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे मूड को बताया जा रहा है बच्चे, ठीक है। पहले में लिखा हुआ है आई कैन सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे में लिखा हुआ है आई शैल सोल्व द क्वेश्चन, और तीसरे में लिखा हुआ है आई मस्ट सोल्व द क्वेश्चन। अगर मैं पहले सेंटेंस पर आऊं और मैं आपको बोलूं कि आपने बोला आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो यहां से आपके किस चीज के बारे में पता चलता है, तो आपके मूड के एबिलिटी के बारे में पता चलता है। यहां से आपके एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि आप योग्य हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि ये बच्चा बताओ कि क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो तुमको अगर वो चीज आती होगी तो तुम क्या बोलोगे, हाँ मैं कर सकता हूं, देखे तो देखो। तो यहाँ पर आपका क्या चीज शो हो रहा है, यहाँ पर आपके एबिलिटी को बताया जा रहा है, आप में एबिलिटी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमें किस तरीके के मूड का पता चला कि हमने यहाँ पर एबिलिटी बताने का काम किया। क्या चीज बताने का काम किया, एबिलिटी बताने का काम किया। उसके बाद दूसरा है आई शैल सॉल्व द क्वेश्चन, इसका मतलब आपको पूछा गया कि क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तो तुम क्या बोलोगे, देखे तो देखो, मैं ऑब्वियसली बात है मैं क्या कर दूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो यहां से आपके इंटेंशन का पता चलता है, यहां से आपके इंटेंशन का पता चलता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका मूड कैसा है, आपने इंटेंशन दिखाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और तीसरे से आपको क्या पता चलता है, आई मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम से सॉल्व द क्वेश्चन से आपको यह पता चलता है कि क्वेश्चन जो आपके सामने है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे आपको सॉल्व करना। तो यहां से जो भी चीज है वो क्या दिखा रहा है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एग्जाम में बैठिएगा, जैसे आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी क्या है, जरूरत है, आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना ही होगा। तो हमें ये पता चला कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, वो हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डीप में जानकारी लेंगे जब हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा मूड कैसा है, ठीक है। अब हम लोग इसके चौथे कैटेगरी पर चलते हैं, वर्ब के चौथे पायदान पर चलते हैं, और इस चौथे पायदान का नाम क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आप लोगों को मैंने कभी बताया है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में, बताइएगा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है, जल्दी बताइए। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बताइएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसमें हमें व्हाट और होम का आंसर पता चलता है। जिस वर्ब से क्वेश्चन करने के बाद हमें व्हाट और होम का आंसर दे, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। व्हाट और होम का आंसर देने वाला कौन होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमें किसका आंसर दिखेगा, हमें व्हाट या फिर होम का आंसर ये देता हुआ हमें नजर आएगा। किस चीज का आंसर देता हुआ हमें नजर आएगा बच्चे, तो हम बोलेंगे व्हाट और होम का आंसर ये देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम इन ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ये इन ट्रांजिटिव हमें व्हाट और होम का आंसर नहीं, ये हमें व्हेन, हाउ और वेयर का आंसर देता हुआ हमें नजर आएगा। किसका आंसर देता हुआ नजर आएगा, व्हेन, हाउ और वेयर का आंसर देता हुआ नजर आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब हमें किस चीज का आंसर देता हुआ नजर आएगा,
व्हाट और होम का आंसर देता हुआ नजर आएगा, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो हमें किसका आंसर देता हुआ नजर आएगा, व्हेन, हाउ और वेयर का आंसर हमें देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लिखूं और पूछूं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन है, तो आप बताने का कोशिश करिए। ठीक है, laughed at him। ठीक है, she thanked him। offered it me। बताइए इस तीन सेंटेंसेस में, इस तीनों सेंटेंसेस में कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है? आशीष कुमार, सुबह हो गया। चलिए बच्चे, तीन सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों सवालों में आपको बताना है कि कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है। पहला ट्रांजिटिव, थोड़ा ध्यान से उसमें क्वेश्चन लगाइए कि क्या क्वेश्चन करना है। व्हाट और होम का आंसर क्या दे रहा है? क्या पहले क्वेश्चन में आपको व्हाट और होम का आंसर देता हुआ कोई नजर आ रहा है बच्चे? सी लाफ्ड एट हिम लिखा हुआ है, तो हम पूछेंगे यहां पर क्वेश्चन कि सी लाफ्ड, व्हाट से क्या यहां पर आंसर आएगा या होम से आंसर आएगा? यहां पर वेयर का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हंसा गया है, कहां हंसा गया है, तो उसके ऊपर हंसा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर का आंसर जब ये दे रहा है बच्चे, तो ये जब ये वेयर का आंसर दे रहा है तो हमें ये पता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो उससे पहले जो भी वर्ब होता है ना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये हम प्रीपोजिशन की कहानी में पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना, तब हम लोग वहां पर ये कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सुपरफ्लॉस कैटेगरी में हमें मदद करेगा, प्रीपोजिशन के सुपरफ्लॉस कैटेगरी को समझने में ये मदद करेगा। अभी बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये व्हाट और होम का आंसर नहीं दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है सी थैंक्ड हिम। ठीक है, किसे इसने थैंक बोला है, तो यहाँ पर ये होम का आंसर दे रहा है, तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पर ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने आप में क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, ये व्हाट और होम का आंसर दे रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। और पहले सवाल में हमें व्हाट और होम से आंसर नहीं मिला, तो वो क्या हुआ बच्चा? वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, तो ये चार कहानी क्या क्लियर है? तीसरी कहानी में हम लोगों ने मॉडल वर्ड्स को पढ़ा, और चौथी कहानी में हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के फर्क को समझा है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर बच्चे? क्या यहां तक की कहानी क्लियर? बताइए यस और नो, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग पांचवी कहानी के ऊपर आते हैं। पांचवी कहानी में हमें, इस वर्ब की पांचवी कहानी में हमें क्या देखना है? लिंकिंग वर्ब को, लिंकिंग वर्ब, और हमें क्या देखना है? एक्शन वर्ब्स को। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स को और एक्शन वर्ब्स को हमें देखना है। ठीक है,
इस दो वर्ब को हमें देखना है, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को। ये लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में काम आते हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, इसके तुरंत बाद, इसके बाद हमें किसकी जरूरत होती है? इसके बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। इसके बाद हमें किसकी जरूरत होती है बच्चे? एडजेक्टिव की जरूरत होती है। और ये हमारा एक्शन वर्ब है, इसके बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इसके बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चे? एडवर्ब की जरूरत होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है और एक्शन वर्ब के बाद हमें एडवर्ब की जरूरत होती है। अभी बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने दो सवाल लिखूं, तो इसके आंसर बताने का आप काम करिएगा, ठीक है। पहला है सी इज हैप्पी या हैप्पीली, और दूसरा है सी केम हैप्पी या हैप्पीली। बताइए, इस दोनों में आप क्या चुनने का कोशिश करिएगा? पहले में क्या चुनिएगा, दूसरे में क्या चुनिएगा? पहला हैप्पी, दूसरा हैप्पीली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, सी इज हैप्पी, यहां पर हमें दिखाई दिया लिंकिंग वर्ब। इसी लिंकिंग वर्ब के कारण हम लोगों ने किसका चुनाव किया? हैप्पी का चुनाव किया। यहां पर हम हैप्पीली का चुनाव नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया सी केम हैप्पी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एक्शन वर्ब है। और इसके बाद हमें किसका चुनाव करना है बच्चे? एडवर्ब का चुनाव करना है। तो हमने यहाँ पर किसको चुना? हैप्पीली को चुना। हमें इस हैप्पी की जरूरत यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि हमें लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव चाहिए लिंकिंग वर्ब के बाद। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये क्वालिफाई करने का काम करता है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम इस एक्शन वर्ब की बात करें, तो एक्शन वर्ब के लिए हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें आगे जरूरत होती है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब होता है, इसीलिए हमें एक्शन वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस छठे नंबर पर आते हैं, हम अपने वर्ब के छठे पायदान पर आते हैं, जिसका नाम है हैपनिंग वर्ब्स। क्या नाम है? इसका नाम है हैपनिंग वर्ब्स। अब ये क्या है? हैपनिंग वर्ब्स क्या है? इसे जानने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन, कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। आप इसे गौर से देखिएगा, पढ़ने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। इज रेनिंग हैवीली, सन शाइन्स ब्राइटली, एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। आपके सामने तीन क्वेश्चन, सॉरी तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट का कोई रोल है? क्या यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है, क्या इस एक्शन में कोई सब्जेक्ट मतलब कि डूअर का कोई रोल है? ये बताइएगा।
आपको इन 3 सेंटेंसेस में ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर डूअर का कोई रोल ही नहीं है। जैसे कि आप लोग रोज क्या करते होंगे? मेरे समय का इंतजार करते होंगे, ठीक है? मेरे समय का इंतजार करते होंगे कि 9 बजेगा, आप फ़ोन के ऊपर आ जाते होंगे। 9 बजेगा तो क्या होगा? इंग्लिश का क्लास लाइव होगा, ठीक है? इंग्लिश का क्लास लाइव होगा। आप क्या कर रहे हैं बच्चे? आप फ़ोन को देख रहे हैं, ठीक है? फ़ोन को देख रहे हैं, जैसे ही 9 बजा, वैसे ही अगर मैं नहीं आया तो और इंतजार करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, जैसे ही मैं आ गया तो बोलते हैं आ गया, ठीक है? अब हमारी क्लास क्या हो जाएगी? लाइव हो जाएगी। 2-3 गाली हम लोग को दे दी, आप हमको दे देते होंगे कि देखो फिर से आज टपक गया है ये, ठीक है? ये होता है आपका क्या करना, एक्शन। आप क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से क्या यहाँ पर जो इट इज़ रेनिंग हेवीली, क्या इसे कोई करवा रहा है? क्या जो बारिश हो रही है, जोर से हो रही है, क्या इसमें कोई इंजन लगा हुआ है कि वो उसे जनरेटर ऑन कर रहा है और वहां पर बारिश हो रही है? ये खुद ब खुद हो रहा है, ये अपने आप में हो रहा है। ये जो रेनिंग है वो अपने आप में हो रहा है, यहाँ पर डूअर की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डूअर कुछ कर ही नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो सूर्य है, जो सन है, वो चमक रहा है। क्या इसको कोई चमकाने के लिए ये करता है कि चल बिल्लू शुरू कर, जनरेटर चालू कर, फ्यूल भर और मैं आज बहुत ज्यादा गर्मी कर दूंगा? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे क्या होते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। इसमें किसी डूअर की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कोई सेब है, वो खुद ब खुद कहाँ से गिर जाता है? पेड़ से गिर जाता है। तो क्या इसे कोई जाकर गिरा रहा है? गिरा रहा है वो अलग बात है, लेकिन कभी कोई जो सेब है खुद ब खुद नीचे गिर जाए, क्या उसमें किसी डूअर की जरूरत है? तो यहाँ पर कोई डूअर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई इसे काम करवा ही नहीं रहा है। जब कोई काम नहीं करवा रहा है, यह काम खुद हो रहा है, तो इस टाइप के वर्ब्स को क्या कहते हैं? हैपनिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हैपनिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है? तो हैपनिंग वर्ब्स की कहानी समझ में आई कि इसमें कोई सब्जेक्ट यहाँ पर हाथ पाँव नहीं लगाता है, ये कहानी अपने आप में चल रही होती है, ये एक्शन खुद हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? हैपनिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टाइप के वर्ब्स को हैपनिंग वर्ब्स कहते हैं। क्या यहाँ पर 6 कहानी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है, क्या ये 6 की 6 कहानी आप लोगों के दिमाग में घुसी है? जल्दी बताइए। क्या 6 कहानी सेट है? अगर ये 6 कहानी सेट है बच्चे, तो हम लोग आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। और इस आगे की कहानी का नाम क्या है? 7वीं कहानी है ना? 7वीं कहानी का नाम है एम्प्टी वर्ब्स। कुछ कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो क्या होते हैं? खुद में खाली होते हैं, ठीक है? एम्प्टी वर्ब्स, ठीक है? खुद में क्या होते हैं बच्चे? खाली होते हैं। अगर मैं इसकी पहचान आपसे करवाना चाहूं, अगर मैं इसकी पहचान आपसे करवाना चाहूं बच्चे, तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं। जैसे आपने कभी बोला होगा, डोंट टेल अ लाई, ठीक है? उसके बाद आपने ये बोला होगा कि ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है? उसके बाद आपने ये बोला होगा, आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, ठीक है? अब यहां से आपको ये पता चल रहा होगा बच्चे कि कुछ कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं ना जो खुद में खाली होते हैं, जो ऐसे कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जो बच्चे खुद में क्या होते हैं बउआ? खाली होते हैं। मतलब कि इसका मीनिंग किसी दूसरे वर्ड्स में छिपा हुआ होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि लाई, इस लाई का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा झूठ बोलना। क्या होता है? लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। तो जब मैंने लाई बोला, इसका मतलब ही होता है झूठ बोलना। तो इस टेल का कोई मीनिंग रहा? इस टेल का कोई मीनिंग रहा? तो आप बोलिएगा कि इस टेल का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी कहाँ पर छिपी हुई है? इस लाई में ही छिपी हुई है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इस टाइप के वर्ब्स को हम लोग कहते हैं एम्प्टी वर्ब्स, जिसकी कहानी कहां पर छिपी हुई होती है? किसी दूसरे वर्ड्स में जाकर छिपी हुई होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? एम्प्टी वर्ब्स कहते हैं।
जैसे कि वॉक का मतलब, इस वॉक का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। क्या होता है? पैदल चलना। तो चलने का जब अर्थ यहाँ पर इसमें दिया ही हुआ है, तो इसका कोई मतलब बना? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरी कहानी में हमारे पास लिखा हुआ है आई वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कप ऑफ टी है। ठीक है, मैंने पहले से ही इसे हाथ में पकड़ रखा है। तो इस कप ऑफ टी के कहने का मतलब ही वही होता है जो इसका मतलब है। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद में खाली होते हैं, इसके अर्थ को कौन जस्टिफाई करता है? आगे आने वाले कोई वर्ब्स। ठीक है, जिसे हम एज अ नाउन यूज करते हैं। जब कोई कोई वर्ब को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, तो उससे पहले आने वाले वर्ब की कहानी को वो अपने आप में क्या करता है? लेकर चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? एम्प्टी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एम्प्टी वर्ब्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा? बताइए। हाँ, चलिए बालिकाएं, बालक एवं बालिकाओं, अब हम लोग आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। और हमारे पास आठवीं कैटेगरी इसकी है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ठीक है, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज किया था। अब वही है हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। क्या है? हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल में आप लोग बताइएगा कि कहां पर इसकी जरूरत है और कहां पर इसकी जरूरत नहीं है। तो उस पेयर्ड फॉर द, आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यहां पर क्या रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की जरूरत है? अभी वर्ब के बारे में पढ़े नहीं है मुस्कान कुमारी, इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा आगे और तेज नहीं बनो। ठीक है, ज्यादा आगे और तेज नहीं बनो। अभी वर्ब के बारे में कुछ पढ़ाए ही नहीं है तो हम आपका क्वेश्चन क्या बनाए? अभी वर्ब के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं दिए हैं तो आपसे क्वेश्चंस क्या करवाएं ये बताइए। आपको पता ही नहीं है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन क्या करवाऊं? आपको पता ही नहीं होगा कि आगे लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब ये सारे क्या होते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस कहां से करवाने लगूं? ये बताइए, थोड़ा सा तो सेंस लगाइए। क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है? पहले आपने वर्ब के बारे में आपको जानकारी है कि वर्ब होता क्या है? मैं इससे पहले 7 टाइप्स के वर्ब आपको बता चुका हूं। क्या इन सातों टाइप के वर्ब के बारे में आपको जानकारी थी पहले? अगर थी तो आप क्या कर रही हैं इस क्लास में? नहीं आइए इस क्लास में, सीधा सीधी आप क्वेश्चन जाके बनाइए। खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर देती हैं कि क्वेश्चन बनवाइए, ये बनवाइए, वो बनवाइए। आप ही आगे पढ़ा लीजिए तब यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। आउट ऑफ सिलेबस आके क्वेश्चन बताइए सर। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग पिछले क्लास से लें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोगों ने ये समझा था कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, मतलब कि व्हाट और होम का आंसर देता हुआ हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो हम वहां पर क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? हम लोग वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट और होम का अगर आंसर देता हुआ कोई भी सेंटेंस नजर नहीं आता है तो हम लोग वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है,
एक आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। अगर हमें यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखता है तो हम इसके बजाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें नाउन या प्रोनाउन नहीं दिखाई देता है ना, तो हम इसके बाद इसके जगह पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस भी है जो हमें व्हाट और होम का आंसर दे रहा है। पहले में हमें व्हाट और होम का आंसर देता हुआ नजर नहीं आया। ये जो कहानी है ये अपने आप में हमें वेयर का आंसर देते हुए नजर आई, इसीलिए हमें यहाँ पर इस मोहिनी के हिसाब से क्या लिखना पड़ा, इसका रिफ्लेक्शन लिखना पड़ा, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, हरसेल्फ लिखे हैं। और ये चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बना हुआ है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर जाएं तो लिखा हुआ है नमन प्रिपेयर्ड। अगर मैं यहां से फोर हटा दूं तो यहां पर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं यहां से फोर हटा दूं तो रमन प्रिपेयर्ड व्हाट, तो हमें आंसर मिल जाएगा व्हाट का। ठीक है, अगर यहाँ पर फोर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें व्हाट और होम का आंसर ये देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब ये व्हाट और होम का आंसर देता हुआ नजर नहीं आया तो हमें नमन के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, रिफ्लेक्शन लिखना पड़ा। और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, हिमसेल्फ हमने यहाँ पर लिखा, जो अपने आप में कौन सा वर्ब है बच्चे, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ठीक है, इज दैट क्लियर? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का पता चला कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स किस तरीके से हमें समझ में आते हैं, किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था। यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, ये बताइए। और किसी को पेट, मुंह, कान, हाथ, नाक, कान सब में दर्द हो रहा है कि मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं आज करवा रहा हूं? पेट, हाथ, नाक, कान, मुंह, कान कहीं पर दर्द भी हो रहा है कि मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहा हूं आज? अगर मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर दूं ना, मैं लिख के दे देता हूं, आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा वर्ब का। वर्ब एक छोटी मोटी चीज नहीं है बच्चा, जो आप लोग आए आए और स्टार्ट कर देंगे बनाना। अगर मैं इससे पहले आपको पूछ लेता कि ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा वर्ब चल रहा है, ये कौन सा वर्ब है, तो आप लोग बता पाते कि यहाँ पर कौन सा वर्ब चल रहा है? जब आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो मैं सबसे पहले उसकी जानकारी देता हूं, ना कि उसके बारे में क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं बनवाना। पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होते हैं, एम्प्टी वर्ब्स क्या होते हैं। अभी आपका दिमाग में घुमाता हूं, अभी मैं आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाता हूं आपके सामने। मैं एक सवाल लिखता हूं ना, इस सवाल को आप बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, पहले आप इसका मीनिंग बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहले आप अपने अपने दिमाग से इसका मीनिंग बताइएगा कि इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में आप ये बताइए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन द हर्ट, छोड़ो, किसी का दिल जितवा देते हैं। ठीक है, किसी का दिल हम जितवा ही देते हैं। चलिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हर्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इस मीनिंग को बताइए तो, इसका मीनिंग क्या होता है? ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हर्ट, बताइए। आज थोड़ी सी मोहब्बत कर ली जाए, थोड़ी सी डांट भी मिली है तो थोड़ी सी मोहब्बत भी तो होनी चाहिए। ही सिंग्स अ सॉन्ग टू विन हर हर्ट, इसका मतलब क्या होता है?
चलिए इस मोहब्बत भरी दास्तान को अब थोड़ा सा मैं छेड़खानी करने का स्टार्ट करता हूं। इस मोहब्बत भरी दास्तान को मैं थोड़ा बहुत छेड़ता हूं, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को, ये जो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी सेंटेंस में मैं अगर सब्जेक्ट को चेंज करूं, इस सब्जेक्ट को चेंज करके मैं यहां पर यू एंड ही लिखने का काम करूं, तो आगे की कहानी आप क्या लिखिएगा बताइए। यू एंड ही लिखने का काम करूं तो मैंने आपसे इसका करो, यू एंड ही लिखने का काम करूं तो आप क्या बताने का कोशिश करिएगा, यहां पर आप क्या लिखने का कोशिश करिएगा, आगे की कहानी आप क्या लिखिएगा। मैंने यहां पर सब्जेक्ट को चेंज किया और सब्जेक्ट के बजाय यू एंड ही लिख दिया, तो आप आगे की कहानी को क्या करिएगा, प्लूरल करिएगा। तो आपने यहां पर लिखा यू एंड ही सिंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट, ठीक है। चलिए अब इसी कहानी को, यही पहली कहानी को अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसे किसमें बनाइए, प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। किसमें बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं आपको बोलूं कि इस सेंटेंस को बनाने का काम करिए, इस सेंटेंस को चेंज करिए पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप इसे कैसे चेंज करिएगा बताइए। पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं उसी सेंटेंस को चेंज करने का बोलूं, आप किस तरीके से चेंज करिएगा, इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, कैसे चेंज करिएगा बताइए। तो आपने क्या किया, आपने लिखा ही, आपने लिखा ही sang a song to win her हार्ट, ठीक है। आपने इसे किसमें चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। चलिए एक और कहानी में आपको लेकर चलता हूं। अगर मैं इसी सेंटेंस को, इसी पहले सेंटेंस को अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसे चेंज करिए किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें चेंज करिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप किस तरीके से इसे चेंज करिएगा बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बोला कि इसे चेंज करना है, आप किस तरीके से इसे चेंज करिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पहले सेंटेंस को चेंज करना है, तो आप किस तरीके से चेंज करिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करिएगा, तो आप बोलिएगा कि हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग टू विन हर हार्ट। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक और मेहनत करवाना चाहूं, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप इसे किस में चेंज करिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करिए। किस में चेंज करिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे चेंज करिएगा बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर मैं आपको बोलूं कि इसे चेंज करिए, तो आप इसे कैसे चेंज करिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप इसे कैसे चेंज करिएगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। आप अगर इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना चाहें, तो आप इसे लिखिएगा कि ही विल हैव sung a song to win her heart। अब यहाँ पर एक कहानी आप लोगों को नजर आ रही होगी, अगर आपका दिमाग है तो क्या आप उस कहानी को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हो रहा है, इन सारे सेंटेंसेस में कुछ हो रहा है, इन सारे सेंटेंसेस में कुछ हो रहा है, इन सारे सेंटेंसेस में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, आप लोगों को दुख दर्द और पीड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए दिखाते हैं कि इस सेंटेंसेस में क्या सब हो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो सिंग्स है वो किस में चेंज हो गया, सिंग में, यहाँ पर सैंग में हुआ, यहाँ सिंगिंग हुआ और यहाँ पर संग हो गया। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी हमारे सामने ये जो लिखे हुए वर्ड हैं, इसे हम लोगों ने एक नाम से जाना है, जिसका नाम क्या है, मेन वर्ब। क्या नाम है, इसका नाम है हमारा मेन वर्ब। और ये हर एक सेंटेंस में चेंज हो रहा है, ये हर एक सेंटेंस में क्या हो रहा है बच्चे,
चेंज हो रहा है। इसके चेंज होने का कारण क्या था? इसके चेंज होने का कारण क्या था? इसके चेंज होने का हमारे पास दो कारण था कि ये जो चेंज हुआ है ना, ये चेंज हुआ है चेंजेस अकॉर्डिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, इसका जो पहला चेंज होने का कारण था वो टेंस के बदलने के कारण ये सारे चेंज हो रहे थे। ये टेंस के बदलने के कारण क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे। और इसके बाद एक और दूसरा कारण था चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जैसे ही, सब्जेक्ट का नंबर जैसे ही बदला, जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल मैंने किया, यहाँ पर सिंगुलर था, जैसे ही हमने सब्जेक्ट को प्लूरल किया वैसे ही इसकी कहानी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये सिंग्स से किस में बदल गया? सिंग में बदल गया। जैसे ही हमने इसका टेंस चेंज किया, जैसे ही हमने इसको प्रेजेंट से पास्ट में किया, वैसे ही इसका जो बिहेवियर था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। सिंग से ये क्या बन गया? सैंग बन गया। कहीं पर सिंगिंग बन गया, कहीं पर ये संग बन गया। मतलब कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब तो है, ये क्या हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं। किसके हिसाब से? तो चेंज करने का हमारे पास दो नियम सामने आया। पहला नियम क्या था? जो ये टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं और ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो अब हम इसे मेन वर्ब ना कहते हुए, इसे अब हम मेन वर्ब ना कहते हुए एक अलग नाम से जानेंगे जिसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब हम इसे दूसरे नाम से जानेंगे जिसका नाम क्या है? फाइनाइट वर्ब्स। क्या नाम है बच्चे? फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिमिटेड कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमें चेंजेस करने की जरूरत होती है। और ये चेंजेस कितने तरीके से हो सकते हैं? दो तरीके से हो सकते हैं। जब हम टेंस बदले तो इसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाएगा, और जब हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बदलें तो इसके बिहेवियर में क्या आ जाएगा? चेंज करने की हमारे पास क्या होगी? जरूरत होगी। तो इस मेन वर्ब को अब हम दूसरे नाम से जानेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन जब हम एक दूसरी पहलू को देखते हैं, दूसरी पहलू को देखते हैं, तो यहाँ पर एक और वर्ब लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और वर्ब लिखा हुआ है जो किसी टेंस में ना चेंज हो रहा है और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। मतलब कि जो ना ही टेंस बदलने पर चेंज हो रहा है, ना ही सब्जेक्ट के चेंज होने पर बदल रहा है। तो इस टाइप के वर्ब को क्या कहते हैं? तो इस टाइप के वर्ब को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जो ना ही टेंस के चेंज होने पर बदले, ना ही सब्जेक्ट के चेंज होने पर बदले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो विल लिखा हुआ है वो किसी भी टेंस के बदलने से या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बदलने से चेंज नहीं हो रहा था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहते हैं बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना है तो बस यहाँ पर डज नॉट चेंज लिखकर आगे लिख लीजिएगा कि डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो आपके सामने दो कैटेगरी हमने दिखाई है। पहला, एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर चेंज हो जाता है, इसे हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब कहा। और कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के चेंज होने के बावजूद भी वो नहीं बदलते हैं, उसे हम लोगों ने क्या कहा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहा बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो अब हम लोग इसी नॉन फाइनाइट के ऊपर चलेंगे। अब हम लोग इसी नॉन फाइनाइट के ऊपर चलेंगे। तो हमारी नौवीं कैटेगरी क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में अगर हम देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे दिमाग को थोड़ा सा चकराएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये चक्कर में डालेगा। क्यों डालेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स? तो हमें अब इसके कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इनके सारे टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट करें। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट करें। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? तो हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम उस वर्ब को कहेंगे
जो ना ही टेंस के बदलने से ना ही सब्जेक्ट के बदलने से बदलता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सब्जेक्ट बदले तो चेंज नहीं होगा और उसके बाद टेंस बदले तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके कैटेगरी के ऊपर जाऊं, तो इसके पहले कैटेगरी में हमारा कौन आता है? इन्फिनिटिव्स। क्या आते हैं? इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है? इसके अगर शकल की ओर जाएं, तो ये बहुत गोरा चिट्टा है। ये गोरा चिट्टा क्यों है? क्योंकि इसके साथ तू जो जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है? इसके साथ टू जो जुड़ गया है। मतलब कि इसमें मैंने क्या जोड़ने का काम किया? टू को जोड़ने का काम किया। टू के साथ वर्ब के पहले फॉर्म को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। हाँ, एक और इसका बदसूरत भाई आता है, जिसका नाम क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। क्या नाम है? बेयर इन्फिनिटिव। इसके दूसरे भाई का नाम क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। क्या नाम है? बेयर इन्फिनिटिव। अब ये क्यों बदसूरत है? बच्चा? क्योंकि इसके साथ तू नहीं आता है। मतलब कि इसके साथ तू नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव। समझ में आई बात? तो हमें पहली कैटेगरी हम लोगों ने देखी नॉन फिनिटिव वर्ब्स की। पहला इसमें आया इन्फिनिटिव और इसी का जो बदसूरत भाई हमारे सामने नजर आया, जिसे हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, अब हम इसके दूसरे कैटेगरी पर जाते हैं। नॉन फिनिटिव के दूसरे कैटेगरी पर अगर हम जाएं तो दूसरे कैटेगरी का नाम क्या है? दूसरे कैटेगरी का नाम है जेरंड। क्या नाम है? इसका नाम है जेरंड। ठीक है, अब जेरंड का जो नाम हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये किस तरीके का दिखता है? तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है वर्ब वन के साथ हमें आईएनजी जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। किसके साथ आईएनजी जुड़ता हुआ नजर आता है? वर्ब के साथ हमें आईएनजी जुड़ता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, हमारे पास दूसरी कैटेगरी क्या आई? जेरंड की आई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ता हुआ नजर आता है बच्चे? वर्ब के वन के साथ हमें आईएनजी जुड़ता हुआ नजर आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जेरंड की कैटेगरी में हम उसे डालेंगे। ठीक है, अब अगर इसके तीसरे कैटेगरी की ऊपर जाएं, इसके अगर तीसरी कैटेगरी की ओर जाएं, तो तीसरी कैटेगरी का नाम क्या है? तीसरी कैटेगरी का नाम हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। तीसरी कैटेगरी का नाम क्या है? हम बोलेंगे तीसरी कैटेगरी का नाम है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी अपने भाई बंधु से मिलाना चाहेगा। पहले पार्टिसिपल का नाम अगर हम बोले, तो इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली कैटेगरी का नाम है। अगर हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखें तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके का दिखता है? तो इसमें वर्ब के साथ हमें आईएनजी जुड़ता हुआ नजर आएगा। इसमें हमें वर्ब वन के साथ क्या जुड़ता हुआ नजर आएगा बच्चे? आईएनजी जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर हो गया लफड़ा। अब लफड़ा किस बात का हुआ? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जेरंड के साथ भी हम लोगों ने देखा कि वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है तो वो जेरंड हो जाता है। वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और पिछली बातों में हम लोगों ने देखा कि अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं किसी भी वर्ब के साथ तो ये क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। ये क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। तो हमें ये तीन प्रकार से डैमेज करने का काम करेगा, तीन प्रकार से कंफ्यूज करने का काम करेगा। वर्ब के साथ आईएनजी जो जुड़ेगा वो हमें तीन प्रकार से डैमेज करेगा। पहला, कहीं कहीं पर ये जेरंड हो जाएगा। दूसरा, कहीं कहीं पर ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और तीसरा, ये कहीं कहीं पर मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें तीन तरीके से कंफ्यूज करने का काम करेगा। और इसीलिए जो बेवकूफ यहाँ पर हमें बोल रही थी कि आप हमें ये करवाइए, क्वेश्चन करवाइए, तो उस बेवकूफ को थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए था कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि कहां पर हम इसका यूज करेंगे, कहां पर हम इसका यूज करेंगे, तो मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे जाने से पहले सोच लिया करो कि मैं क्यों नहीं कुछ करवा रहा हूं इस क्लास में। वर्ब के क्लास में मैंने क्वेश्चन से क्यों नहीं स्टार्ट करवाया आपको। ठीक है, तो हमें जो वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, वर्ब वन के साथ जो आईएनजी हम लोगों ने लिखा है वो हमें तीन तरीके से डैमेज करेगा। कैसे?
पहला, ये कहीं कहीं पर जेरेंड हो जाएगा। दूसरा, कहीं कहीं पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल निभाएगा और कहीं कहीं पर ये मेन वर्ब का रोल निभाते हुए हमें नजर आएगा। तो पार्टिसिपल में हमें पहली कैटेगरी देखने के लिए मिली जिसका नाम क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम था बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम इसके दूसरे कैटेगरी पर जाते हैं। दूसरे कैटेगरी का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या देखने के लिए मिलता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चे, वर्ब का तीसरा फॉर्म देखने के लिए मिलता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म से फिर हमें समझ में आया कि हम लोगों ने पिछली पिछली बातों में देखा कि परफेक्ट टेंस में, जब हम इस परफेक्ट टेंस में देखे थे तो यहां पर हम लोगों ने वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया था। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया था और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में भी हम लोग वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। तो फिर से हमें ये जो वर्ब की तीसरी कैटेगरी है, मतलब कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को जब हम देखेंगे तो ये हमें दो तरीके से कंफ्यूज करेगा। पहला, कहीं कहीं पर ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। दूसरा, ये कहीं कहीं पर परफेक्ट टेंस में नजर आते हुए ये मेन वर्ब का भी काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गहराई है इस नॉन फिनिटिव, या तो बोले हम क्या चीज में, हमारी इस कहानी में। जो कहानी हम लोग कहां पर पढ़ रहे हैं, वर्ब की कहानी में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, वर्ब की कहानी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम तीसरे कैटेगरी की बात करें, मतलब कि पार्टिसिपल के अगर तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो तीसरी कैटेगरी का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, तीसरी कैटेगरी का नाम क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो। तीसरी कैटेगरी का नाम क्या है बच्चे, तीसरी कैटेगरी का नाम बताइए, क्या लिखा हुआ है। तीसरी कैटेगरी का नाम आपका मुंह, ये मैंने बना दिया आप लोगों का फेस। ठीक है, तीसरी कैटेगरी का नाम हम तब पढ़ेंगे जब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तीसरी कैटेगरी में, तीसरी कैटेगरी का नाम हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जरूरत होगी तब हम लोग इसकी तीसरी कैटेगरी को पढ़ेंगे, पार्टिसिपल की तीसरी कैटेगरी को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान देनी होगी कि अगर मैं यहां पर यही तक लिखूं तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। यहां पर अगर मैं इतना ही बात बोलूं कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, उसने गाना गाया, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर इस कहानी को यहां पर हम पूरा कर भी सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसके आगे भी एक वर्ब जोड़ा और इसकी कहानी को क्या किया, और एडवांस बनाया। क्या बनाया, एडवांस बनाया। तो वर्ब एडवांस इसी को कहते हैं और इसी को नॉन फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, देखो वर्ब एडवांस कैसे हुआ, यहां पर इस कहानी के बदले में, इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए, इस कहानी को एडवांस बनाने के लिए हम लोगों ने जिस वर्ड का यूज किया, जिस वर्ब का यूज किया, उस वर्ब को ही क्या कहा जाता है, नॉन फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, नॉन फिनेटिव कहते हैं। फिर से समझिए कि जब हम किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए वर्ब को क्या करते हैं, आगे और जस्टिफाई करते हैं, आगे और उसको मॉडिफाई करते हैं, तो जिस वर्ब का यूज किया जाता है उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसी को हम लोग नॉन फिनेटिव कहते हैं और यही वर्ब एडवांस की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे। हाँ, तो तुम लोग तो बिल्ली ही हो ना जी, इसीलिए तुम बिल्ली बना दिए। चलिए, नॉन फिनेटिव के जो हम लोगों ने इस कैटेगरी को पढ़ा, इन तीन कैटेगरी में आप लोगों को कोई दिक्कत, पहला हम लोगों ने पढ़ा इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव में हम लोगों ने देखा कि टू प्लस वर्ब वन का यूज किया जाता है, इसी का जस्ट बदसूरत भाई आता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू की जरूरत नहीं होती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जेरंड के बारे में, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, उसे जेरंड कहते हैं। फिर हम लोगों ने पार्टिसिपल के दो टाइप को पढ़ा और तीसरे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे जब इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे इस नॉन फिनिटिव के सारे जो दरवाजे हैं उसे हम लोग खोलने का प्रयास अब स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इन सारे दरवाजे को खोलेंगे एक एक करके, जिसमें हम लोगों के पास पहली कैटेगरी है, जिसमें हम लोग के पास पहली कैटेगरी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनिटिव। इनफिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइएगा तो।
इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, बताइएगा तो जल्दी बताइए। आज की लास्ट कहानी चल रही है, बताते जाइए। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी मैंने बताया इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर। इन्फिनिटिव हमें किस तरीके का दिखता है? इन्फिनिटिव हमें किस तरीके का दिखता है, जल्दी बताइए। इन्फिनिटिव हमें किस तरीके का दिखता है? इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है बुआ? चलिए, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके का दिखता है? तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमें नजर आता है, किसमें? इन्फिनिटिव में। ठीक है, टू के साथ हमें वर्ब का पहला फॉर्म नजर आता है, किसमें? इन्फिनिटिव में। ठीक, अब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे? 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे। कितने टाइप के पढ़े थे? 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे, और इस 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इसका तो जरूरी होगा कि ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा। जब हम लोग टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं, मतलब कि ये जो हमारा इन्फिनिटिव है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य है, तो हम बोलेंगे ये बच्चे हमारे नाउन का सदस्य है। किसका सदस्य है? नाउन का सदस्य है। चूंकि ये वर्ब से बनता है, चूंकि ये वर्ब से बनता है, इसीलिए हम लोग इसे वर्बल नाउन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव किस चीज से बनता है? इन्फिनिटिव हमारा जो होता है वो किस कैटेगरी का सदस्य है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य है? तो हम बोलेंगे ये नाउन का सदस्य है। ये किसका सदस्य है? नाउन का सदस्य है। क्योंकि ये वर्ब से बनता है, इसीलिए हम लोग इसे कौन सा नाउन कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने बच्चा नाउन की कहानी में, इस नाउन की कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो हमारा नाउन होता है बउआ, ये जो हमारा नाउन होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है? ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, मतलब कि ये सब्जेक्टिव केस का काम करता है। सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस की तरीके से काम करता है। और किसी किसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। ये किसका काम करता है? ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं इसका, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं इसका, तो मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लेना चाहता हूं। बहुत ही प्रसिद्ध, मैं आपके सामने एक, क्या बोल सकते हैं इसको, एक सेंटेंस लिख रहा हूं जो बहुत ज्यादा फेमस है। टू एर इज ह्यूमन। टू एर इज ह्यूमन। ठीक है, ये कहानी आपके सामने लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? टू एर इज ह्यूमन। टू एर इज ह्यूमन का मतलब होता है गलती करना इंसान का धर्म है, या तो हम ये कह सकते हैं गलती करना इंसान है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर दिया टू एर। तो यहाँ पर जो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, ये क्या है? हमारा इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। तो ये हमारा इन्फिनिटिव है, तो ये एज अ नाउन यूज होता है, मतलब कि एज अ नाउन की कैटेगरी से रहता है ये। और ये हमारा कौन से केस में यूज हुआ है? सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ठीक है, अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, दूसरा सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्टिव केस का मैं अगर आपके सामने एग्जांपल लूं इस इन्फिनिटिव के लिए, तो मैं आपके सामने लिखूं कि आई वांट टू गो। आई वांट टू गो। ठीक है, अगर मैं आपके सामने इस दूसरे सेंटेंस में लिखूं आई वांट टू गो, तो यहां पर जो ये कहानी लिखी हुई है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखी हुई है। ठीक है, आप, मैं क्या चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर क्या क्या आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है टू प्लस वर्ब वन। तो टू प्लस वर्ब वन का मतलब होता है हमारा इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव किसका सदस्य है? तो नाउन का सदस्य है, और नाउन का सदस्य है, और चूंकि ये वर्ब से बनता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। और हमें पता है कि नाउन दो तरीके से यूज होता है बच्चे। नाउन दो तरीके से यूज होता है। पहला सब्जेक्टिव केस के तरीके से यूज होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ये यूज होता है। तो हम लोगों ने इस दोनों के एग्जाम्पल्स को देखा, किस तरीके से ये सब्जेक्टिव केस और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस में हमारे लिए मदद करता है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? आज की कहानी यहीं तक रखना है। यहां तक आप लोगों को बढ़िया से रिवीजन करके आना है बच्चे। वर्ब ढेर सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब
बहुत ही लेंदी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे बच्चे रटने का काम करते हैं और जो रटा वहीं पर काम उसका खत्म है, ठीक है। इसीलिए दिमाग शांत करके इससे पहली क्लास को सारे बातों को रिवीजन करते हुए आपको वर्ब की क्लास में बैठना है, वर्ब की क्लास में मन शांत करके बैठना है। कभी ये नहीं बोलना है कि आप ये करवाइए, आप वो करवाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है, ठीक है। तो वर्ब बहुत ही बेहतरीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक आता है जिसमें आपको मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आप इसे समझ जाइएगा ना तो आगे की कहानी बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगी। जिस तरीके से आपको नाउन में आपको कहानी का पता चला था, सारी नाउन जैसे ही पढ़े उसके बाद प्रोनाउन हल्का लगने लगा होगा, उसके बाद एडजेक्टिव हल्का लगने लगा होगा, उसी तरीके से जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो आगे की कहानी धीरे 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 सारी की सारी आपको क्या लगने लगेगी, बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेगी। तो यहीं तक हम लोग आज की कहानी को रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।